ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द होगा। जी एमपी में 19 दिसंबर को विस्तार हो सकता है। कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई बीजेपी की और उसमें मंथनों का दौर चला। मंत्रियों के नामों पर मंथन भी हुआ है। दोनों राज्यों के सीएम और दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और नामों पर मुहर लगनी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नामों पर मुहर कल लग चुकी है, बस जल्द अब ऐलान होना बाकी है। ऑफिशियल ऐलान जल्द हो जाएगा। कल ऐसी संभावना है कि नामों का ऐलान हो जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और इस बड़ी बैठक में जो है बड़े दिग्गज शामिल होने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे छत्तीसगढ़ के हों। दिग्गजों के साथ बैठक हुई, नामों पर मंथन हुआ। चूंकि मंत्रिमंडल में आखिर किन्हें ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, किन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा और आखिर किन किन के नाम पर मुहर लगेगी, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। दिग्गज भी हैं कई सारे लाइन में, जिन्हें बड़े विभाग मिलने के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। और ये भी है इस बार कि नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि नए चेहरों को मौका मिलता है या फिर जो है फिर वही अनुभवी नेताओं पर मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि कयास पूरे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए नामों को मौका मिलेगा, नए नामों पर मुहर लगेगी। और 3 साल से जो ज़्यादा विधायक 3 बार से जो ज़्यादा विधायक रह चुके हैं, उन्हें मौका नहीं देने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब कैसे मुहर लगती है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा सकता है। 2024 को ध्यान में रखते हुए इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा। झलक पूरी कहीं ना कहीं 2024 की इस पूरे ही मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है मध्य प्रदेश में और जब हम क्या माने, जिस तरह से इतना समय भी लग रहा है और कई सारे दिग्गज भी हैं जो बड़े पद की शायद उम्मीद कर रहे होंगे, बड़े विभाग की जो है उम्मीद कर रहे होंगे, पर क्या माने बीजेपी जो लगातार मंथन कर रही है, चर्चाएं कर रही है, 2024 को जहन में रख के फैसला लेना चाहती है बीजेपी? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल तय होना है। मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल किया जाएगा, उन तमाम नामों को लेकर लगातार सस्पेंस बना है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मंथन का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। लगभग जो नाम है वो फाइनल हो गए हैं और किसी भी वक्त जो है मंत्रिमंडल की घोषणा बीजेपी के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम हुई है जिसमें मोहन यादव तमाम बीजेपी के आला नेताओं से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद मोहन यादव अब भोपाल भी आ गए हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि तमाम जातीय, सियासी और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर जो मंत्रिमंडल है वो बनाया जाएगा और इसको लेकर अलग अलग फॉर्मूलेज जो है उनकी चर्चा जोरों पर सामने आई है कि सभी संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने आ सकता है। नए नेताओं को जिन्हें अभी तक मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है उन्हें भी मंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ युवा चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं का तालमेल जो है वो नजर आ सकता है, क्योंकि सरकार का ये फोकस होगा कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला है तो सत्ता और संगठन के बीच अच्छा तालमेल हो। साथ ही ऐसे नेता भी मंत्रिमंडल में शामिल हो जो ब्यूरोक्रेसी के साथ बेहतर रूप से डील कर सके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन की जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में वो बेहतर बनी रहे। और कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव तो है ही सामने और उसको ध्यान में रखना एक जाहिर सी बात है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल है वो बनेगा और उसकी घोषणा जो है जल्द ही किसी भी वक्त हो सकती है। सबके बीच लगातार कयासों के दौर जारी है और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेता हैं, जैसे प्रहलाद पटेल चुनाव जीत कर आए हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। सांसदों की अगर आप बात करें तो रीति पाठक का वहां नाम आता है, उदय प्रताप सिंह का वहां पर नाम आता है। तो ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल में क्या जगह दी जाएगी और अगर जगह दी जाती है तो कितने महत्वपूर्ण विभाग इनके पास होंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। क्योंकि फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम है, तो 2 डिप्टी सीएमओ को भी विभागों का जो बंटवारा है
वो किया जाएगा। इसके बाद कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विभाग बचते हैं जो इन बड़े दिग्गजों को दिए जाएंगे, ये जरूर पूरी देखने वाली बात होगी। और अगर किसी नए चेहरों को शामिल किया जाता है, युवा चेहरों को अगर शामिल किया जाता है, तो उनका किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये तमाम जो बड़े सवाल हैं वो बने हुए हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें इसी बात पर है कि कब मंत्रिमंडल का जो गठन है वो हो जाएगा और नाम जो है वो फाइनल होकर सामने आ जाएंगे। जी वाकई इंतजार है इस बात का कि आखिर कब वो नाम सामने आएंगे, किन्हें आखिर अहम जिम्मेदारी, अहम विभाग जो है बीजेपी सौंपती है। आकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब तो चर्चाएं भी हो चुकी है, मंथन भी हो चुका है, नामों पर मुहर भी लग चुकी है, बस इंतजार है ऐलान का। क्या माने छत्तीसगढ़ में भी नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो हैं वो दिल्ली में थे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की, मनसुख मांडविया से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, ओम माथुर से मुलाकात की। तमाम चर्चाएं हुई है, साथ ही चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर हुई है, क्योंकि 10 मंत्री को रखा जाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। तो इनमें किन नामों को रखा जाए और किन्हें वेटिंग में डाला जाए, तो इन सब तमाम बातों पर चर्चा हुई है। क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में तमाम नए चेहरे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनको भी साधना है, क्योंकि लंबे समय तक विधायक रहे हैं, लंबे समय तक वो मंत्री रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अनुभव को भी थोड़ी प्राथमिकता देनी ही है। तो ऐसे में सामंजस्य बिठा के ही इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। अभी 2 डिप्टी सीएम के साथ ही जो अटैच हुए हैं वो मंत्रिमंडल इनका बन गया है, लेकिन 10 मंत्री आने हैं। तो ऐसे में संभागवार देखा जा रहा है कि एक सामंजस्य स्थापित करके मंत्रिमंडल का विस्तार करे, तो ये संभवतः आज ये मंत्रिमंडल की जो सूची है वो जारी हो सकती है, क्योंकि अभी कल से जो है वो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो शपथ दिला सकते हैं। जी वाकई इंतजार रहेगा कि हो सकता है शपथ ग्रहण भी लगे हाथ हो ही जाए, इंतजार करना होगा। और आखिर किन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, बड़े विभाग मिलते हैं, इसका भी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में 19 दिसंबर को एमपी में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि पार्टी नए फॉर्मेट को एमपी में लागू कर सकती है। ऐसे में यह फॉर्मेट क्या है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जल्द ही डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी चर्चा है कि पार्टी इस बार नए फॉर्मेट को एमपी में लागू करने जा रही है। मसलन हर संसदीय क्षेत्र से हो सकता है एक मंत्री, 3 बार मंत्री रहे नेताओं को मौका नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के चयन से बीजेपी ने सियासी पंडितों को जितना चौंकाया था, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल के विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। जानकारों की माने तो 23 की जबरदस्त फतेह के बाद बीजेपी ने 24 के लिए तैयारी शुरू कर दी है और एमपी में मंत्रिमंडल के विस्तार में इसकी झलक भी देखने को मिल सकती है। और आज से एमपी विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। बता दें, दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाएगी। नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आज और कल विधानसभा सदस्यों की शपथ होगी। तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 2 दिन शपथ का कार्यक्रम चलेगा, बेहद खास। आज से एमपी विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी और आपको बता दें ये 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो नवनिर्वाचित विधायक जो हैं आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। आज का कार्यक्रम रहेगा, कल भी यही रहेगा और तीसरे दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण रहेगा।
और नई विधानसभा के पहले सत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सदन की बैठक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सबसे पहले नंबर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठेंगे, दूसरे नंबर पर डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा बैठेंगे, तो तीसरे नंबर पर डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल बैठेंगे। पूर्व सीएम शिवराज अब चौथे नंबर पर बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार 117वें नंबर की सीट पर बैठेंगे। तो बड़ा बदलाव जो है सीटों को लेकर के किया गया है। तस्वीर जो है विधानसभा की बदली तस्वीर आज नजर आने वाली है। नई विधानसभा के पहले सत्र में बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं और बैठक की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया है। पहले नंबर पर सीएम, दूसरे नंबर पर डेप्यूटी सीएम, तीसरे नंबर पर डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल, तो वहीं चौथे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार 117वें नंबर की सीट पर बैठेंगे। और अब बात कर लेते हैं भोपाल की। रविवार रात की हम बात कर रहे हैं। पीसीसी में उत्पात की तस्वीरें हमें देखने को मिली है। पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की नेम प्लेट तोड़ दी गई है। अज्ञात शख्स ने यह नेम प्लेट तोड़ी। पीसीसी के ग्राउंड फ्लोर पर पीयूष बबेले का कमरा है। कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट को तोड़कर फेंका गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रविवार रात की, यानी कि कल रात की तस्वीर है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, पीसीसी के बाहर पीसीसी में उत्पात की तस्वीरें हम देख रहे हैं, नेम प्लेट भी तोड़ी गई है सलाहकार की। आखिर क्या शुरुआती जांच में सामने आ पाया है? ये कल रविवार रात की घटना बताई जा रही है। पीयूष बबेले जो कांग्रेस मीडिया विभाग के सलाहकार थे, पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार है, उनके कैबिन के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसके साथ उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया और उसको तोड़ने का जो वीडियो है वो सामने आया है। फिलहाल किसने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो शख्स जो है वो अभी भी अज्ञात बना हुआ है, लेकिन पीसीसी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो है वो इस पूरे मामले में किसके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है ये बात सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी नए अध्यक्ष का ऐलान हुआ है और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि क्या पीसीसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ये किसी शरारती या आपराधिक तत्व का काम है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता के द्वारा या किसी पदाधिकारी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा विषय ही गंभीर हो जाता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां पर एसपी सड़कों पर उतरे हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश ये है एसपी द्वारा। राजेश चंदेल मैदान में है। रात में शहर के कई इलाकों में दल बल के साथ एसपी चंदेल घूमते हुए नजर आए। शहर में रात भर में 145 वारंटियों को गिरफ्तार भी किया। 399 हिस्ट्री शीटर और गुंडों को घर जाकर चेक किया। तो अपराधियों के खिलाफ ये बड़ा अभियान जो है चलाया जा रहा है। ग्वालियर की तस्वीरें इसी बीच सामने आई, जहां पर अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और एसपी खुद ग्राउंड पर उतरे हैं और लोगों से बातचीत की। साथ ही साथ कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां पर सड़क पर खड़े लोगों को कार ने रौंदा है। एक की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। हादसे के बाद लोग गुस्सा गए और बवाल करने लगे। नशे में धुत बताया जा रहा था कार चालक। घायलों को उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल के पास देर रात की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। सड़क पर खड़े लोगों को कार ने रौंद दिया। बड़ा हादसा, तस्वीरें आपके सामने। कार किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा स्पीड में ये कार रही होगी और डिसबैलेंस हो गई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, बड़ा हादसा और तस्वीर देख के ये समझ में आ रहा है कि ओवर स्पीड रही होगी तभी ऐसा हश्र हुआ है गाड़ी का भी। ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है कोनी थाना क्षेत्र के बिलासा ताल का है और जिस जगह पे ये घटना हुई है वो ब्लैक स्पॉट पहले से ही घोषित की गई है। वहां पर लगातार एक्सीडेंट के मामले निकलकर सामने आते रहे, लेकिन कल जो घटना हुई है उसमें जो कार चालक थे वो नशे में धुत थे और वो तेज रफ्तार कार
ड्राइव कर रहे थे। इसी दौरान जो सड़क किनारे कुछ लोग वहां पर खड़े थे, उनको वो कार रौंदते हुए आगे निकल गई, जिसकी वजह से वहां पर एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 3 जो अन्य जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने उस कार को वहीं पर घेर लिया और घेर कर खूब हंगामा किया, जिसके बाद जब पुलिस को जानकारी लगी तो मौके पर पुलिस पहुंची और जो घायल है उनको पहले उपचार के लिए भेजा। इसके साथ ही जो कार में सवार 3 लोग थे उनको हिरासत में लिया और उनको मुलायजा के लिए भेजा। फिलहाल 3 लोगों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, वहीं एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस जगह पर बिलासा ताल के पास जिसे ब्लैक स्पॉट बनाया गया वहां पर घटना हो चुकी है। उसके लिए कोई बेहतर इंतजाम अब तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही कल एक और देर रात घटना हुई जहां पर एक स्कूल बस और स्कॉर्पियो के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें लगभग 22 से अधिक जो स्कूली बच्चे थे वो और उनके पेरेंट्स टीचर थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर कुछ विशेष यातायात विभाग को करना होगा ताकि जो ब्लैक स्पॉट बनाए गए वहां पर घटनाएं जो हो रही है उनको रोका जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए उमेश। आगे बढ़ते नारायणपुर से बड़ी खबर के इस वक्त बात कर लेते हैं। सुरक्षा बलों की गिरफ्त में एक नक्सली आया है। दरअसल आईईडी विस्फोट करने वाला यह नक्सली है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नक्सली पर कई मामले भी दर्ज हैं। 13 दिसंबर को आईईडी विस्फोट हुआ था जिसमें शामिल था और ये भी बता दें कि एक जवान शहीद हुए थे इस दौरान। इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। कई सारे मामलों में लिप्त था और लंबे समय से इसकी तलाश भी थी। सुरक्षा बलों की गिरफ्त में एक नक्सली आया है। लगातार सक्रियता जो है जवानों की भी हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जोर सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए। और बार बार जो है तस्वीर सामने आ रही है कैसे नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है या नक्सली खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें हमें देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ के अलग अलग एरिया से। नारायणपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जहां पर सुरक्षा बलों की गिरफ्त में एक नक्सली आया है जिसने आईईडी ब्लास्ट किया था और एक जवान शहीद भी हुआ था इसी दौरान। अब गिरफ्तारी इस नक्सली की हो चुकी है। कई सारे मामलों में लिप्त था और लंबे समय से इसकी तलाश भी जारी थी। अब गिरफ्तारी हो चुकी है। सुरक्षा बलों की गिरफ्त में यह नक्सली आ चुका है। नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच ये लगातार गिरफ्तारियां ये दिखाती हैं कि हाँ वाकई फर्क पड़ रहा है। बात अब ग्वालियर की। यहां पर इमरान हत्याकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल हैं। हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो अरविंद यादव है अब भी फरार बताया जा रहा है। शुक्रवार रात ये पूरा हत्याकांड हुआ था, घटनाक्रम हुआ था। मुरार थाना के 7 नंबर चौराहे के पास ये घटना घटित हुई थी। छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही थी और अब जाकर के इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 3 नाबालिग हैं और जो मुख्य आरोपी है अरविंद नाम है जिसका, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उसे ढूंढने का प्रयास, पकड़ने का प्रयास पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है और ये तस्वीर भी जो है निकल करके सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये हत्याकांड के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 आरोपी जो हत्याकांड में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 3 जो हैं वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। एक और खबर ग्वालियर से है जहां पर एबीवीपी छात्रों की जमानत पर आज जो सुनवाई होनी है। जेल में बंद हैं एबीवीपी के 2 छात्र। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जेल में बंद हिमांशु श्रोतीय और सुकृत शर्मा की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। वीसी को अस्पताल ले जाने के लिए जज की गाड़ी ये छात्र ले गए थे और इसी मामले में लगातार हंगामा हो रहा है। जीआरपी ने छात्रों के खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज कराई थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अब सीआईडी इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल करेगी।
दुर्ग से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार हुआ है। रकम दोगुना करने का झांसा इसके द्वारा दिया जाता था। 13 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। पुलिस ने आरोपी को असम से गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में आकर्षक विज्ञापन देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। 13 लाख की धोखाधड़ी अब तक कर चुका है। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और भी आखिर क्या और भी इससे ज़्यादा इसने कहीं धोखाधड़ी की है, कितने लोगों को फंसाया, सभी पहलुओं पर फिलहाल जो पुलिस है जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। और आइए अब देख लेते हैं खबरों का 2020। आज से एमपी विधानसभा का विशेष सत्र। विधायक लेंगे शपथ। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। 19, 20, 21 दिसंबर तक चलेगा सत्र। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायक रहेंगे मौजूद। कड़ी सुरक्षा के बीच चलेगा सत्र। आज भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में जुटेंगे नवनिर्वाचित विधायक। एक साथ विधानसभा के लिए होंगे रवाना। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार करेंगे अगुवाई। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर हुई बीजेपी की मैराथन बैठक। देखिए, कल शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। कब तक हो जाएगा नाम तय सर? विधानसभा सत्र के बाद या पहले सत्र? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, ये बहुत सारे जो किसान है सर, वो चिंता में है कि जो आप लोगों ने घोषणा की थी सर 3100 रुपये देने का, तो जो किसान अभी धान बेच रहे हैं उनको उसी रेट पर मिलेगा क्या पैसा? ये बिल्कुल जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। थैंक यू। ये तस्वीरें आपके सामने सीएम विष्णुदेव साय प्रेस के बीच में, मीडिया के बीच में जो है आए और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पे कहा कि बहुत जल्द विस्तार होगा। कई नामों पर लगातार जो चर्चाएं हैं चल रही थी और अब जो है जल्द नाम जो हैं सामने आएंगे। कल उनकी बैठक हुई है बेहद खास और नामों पर जो है मुहर लग चुकी है, बस अनाउंस करना बाकी है। नए और पुराने चेहरों को मौका मिलेगा। उनका साफ तौर से ये कहना था कि नए भी इसमें दिखेंगे चेहरे, पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा। तो ये बयान मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम विष्णुदेव साय का। सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जिसमें नए और पुराने चेहरे दोनों ही देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।